एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता यह कह रहे हैं कि ममता दीदी का मोदी से कोई टक्कर ही नहीं है। नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए अगर कोई खड़ा है तो वो ममता बनर्जी। टक्कर उनसे कोई बीजेपी का टक्कर नहीं है। छोटा से छोटा हमारा जो कार्यकर्ता है उनका भी टक्कर ममता दीदी के साथ नहीं है। तो दूसरी तरफ टीएमसी के नेता यह कहने में बिजी है कि ममता दीदी के सामने कोई टिक ही नहीं सकता। The only message we have to give to the BJP is যে খেলা হবে 2026 Mamata Banerjee is going to rule Bengal for the fourth time because the people of Bengal are with her and she's going to win with one of the highest mandates that she has won ever. एक तरफ ममता बनर्जी और उनकी पार्टी मोदी और बीजेपी को चोर बता रही है, मोदी चोर बीजेपी चोर, मोदी चोर बीजेपी चोर। तो दूसरी तरफ खुद टीएमसी करप्शन के चार्जेस में घिरी रहती है। तो देखिए वेस्ट बंगाल में भी असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, जो एक तरफ बीजेपी जोर शोर में लगा हुआ है, वही दूसरी तरफ ममता दीदी बेखौफ अपने अंदाज में पॉलिटिकल दांव पेच खेल रही है और इस बार कांटे की टक्कर बताई जा रही है, क्योंकि जहां बीजेपी ने बिहार इलेक्शन में एनडीए को मैसिव मेजॉरिटी दिलाई और बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर निकली, अब उनका कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पर है और अगली नज़र बंगाल की गद्दी पर। दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो पिछले 3 टर्म से बंगाल पर राज कर रही है और उनका कहना है कि बंगाल को सिर्फ बंगाल से चलाया जा सकता है, दिल्ली में बैठकर कोई बंगाल नहीं चला सकता। अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल का ओपनिंग पोल सामने आया है, जिसमें अधिकतर सर्वे में ममता दीदी बहुमत हासिल करती दिखाई दे रही है, तो कुछ रिजल्ट में भारतीय जनता पार्टी अच्छे परफॉर्म करती दिखाई दे रही है। अब सवाल यह है कि क्या बंगाल की जनता बदलाव चाहती है या ममता दीदी उसकी पहली और आखिरी चॉइस है। एक तरफ बीजेपी का टीएमसी के खिलाफ चार्जशीट पेश करना है, आरजी कर मेडिकल कॉलेज की विक्टिम की मां को चुनाव में टिकट देकर मास्टर स्ट्रोक खेलना और दूसरी तरफ ममता दीदी का एसआईआर पर हल्ला बोल देना, इनसाइड वर्सेस आउटसाइड की राजनीति खेलना, इन सब बातों पर बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए नेक्स्ट चैप्टर में समझते हैं। के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये परिवर्तन की आंधी है। जनता तय कर चुकी है कि इस बार उनको भगाएगी। देखो 2011 से लेकर अभी तक पिछले 3 टर्म से ममता बनर्जी यानी टीएमसी की सरकार बंगाल को चला रही है। इससे पहले 34 साल तक बंगाल पे लेफ्ट फ्रंट का शासन था, 1977 से 2011 तक यानी 34 साल तक। लेकिन असली कहानी शुरू होती है ममता बनर्जी के सत्ता संभालने के साथ, जब 2011 में टीएमसी की सरकार को वेस्ट बंगाल की जनता ने मौका दिया, क्योंकि दीदी ने वहां एक नया नैरेटिव सेट कर दिया था, परिवर्तन यानी परिवर्तन का। तब से लेकर आज तक पूरे बंगाल में ममता दीदी का ही बोलबाला रहा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज के टाइम में सिर्फ पॉलिटिकल चेंज ही नहीं बल्कि अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए भी नए तरीके भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। और उस वक्त तक भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी बंगाल में। इसे एक लाइन में समझो तो लेफ्ट की सरकार ने बंगाल को एक पॉलिटिकल क्लासरूम बनाया, जिसमें ममता दीदी सबसे सक्सेसफुल स्टूडेंट बनकर सामने आई और बीजेपी अभी भी उस स्कूल के रूल्स को समझने में लगी थी। 2016 असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी का वोट शेयर अराउंड 10% था और सीट कितनी जीती थी, सिर्फ 3। मतलब पॉलिटिकली भारतीय जनता पार्टी तब बंगाल के मेन गेम में थी ही नहीं। लेकिन 2019 लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने अपना होल्ड स्ट्रॉन्ग किया और बंगाल में 18 सीट जीतकर सबको दिखाया कि हम भी रेस में हैं। टीएमसी की निर्मम सरकार के जाने का ऐलान है। और फिर आया 2021 असेंबली इलेक्शन, जिसमें ममता दीदी ने 294 सीट में से 215 सीट जीतकर वापस सत्ता में एंट्री तो ले ली। लेकिन सबसे शॉकिंग रिजल्ट यह था कि बीजेपी 77 सीट जीतकर टीएमसी की असली चैलेंजेस बनकर सामने आई। तब से भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में एक अल्टरनेट ऑपरेशन की तरह देखा जाने लगा। अब देखो सवाल यह उठता है कि बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया जिसमें बंगाल में इसे अल्टरनेट पार्टी की तरह देखा जाने लगा। असल में इन्होंने 3 चीज़ों पर काम किया था।
एक जो ये हर स्टेट में ट्राई करती रहती है, यानी हिंदू वोटर्स को अपने पक्ष में करना। देखिए मोदी जी हमारे भगवान है, प्रकार से ईश्वर का अंश है, चक्रवर्ती सम्राट है, विश्व विजेता है, मोदी हमारा दिल है। दूसरी एंट्री टीएमसी एंगर को बेस बनाकर लोकल पावर, नेटवर्क, करप्शन, इन मुद्दों को बीजेपी ने अपना कैंपेन का मेन हिस्सा बना लिया। टीएमसी के महाजंगल राज और सिंडिकेट राज के अंत का शंखनाद है। तीसरा लेफ्ट और कांग्रेस जैसी पार्टी का कोलैप्स हो जाना, यानी ओपोजिशन वीक हुआ तो बीजेपी ने वो वैक्यूम को फिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और वैसे तो मोदी जी तो है ही सेलिब्रिटी फेस, जिसे बीजेपी हर स्टेट में असली दावेदार बनाकर यूज करती है। चाहे कोई सीएम फेस हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इलेक्शन जीतना उनका मेन एजेंडा बन जाता है। उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि किसे सीएम बनाना है, जैसे कि उन्होंने दिल्ली चुनाव में भी किया था। पहले चुनाव जीतते हैं, फिर अचानक से एक अनएक्सेप्टेड सीएम को ले आते हैं, और अभी बंगाल चुनाव में भी उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि ये सीएम फेस अभी नहीं बताएंगे कि कौन होगा, इलेक्शन जीतेंगे तब डिसाइड करेंगे। और आज तो यह हो गया कि चाहे कितनी भी पार्टी इलेक्शन लड़ रही हो, रियल फाइट ममता वर्सेस मोदी नैरेटिव बन चुकी है। बीजेपी का सीधा आरोप है कि बंगाल में सिंडिकेट राज और करप्शन ने सिस्टम को कमजोर कर दिया है। हाल ही में अभी अमित शाह ने टीएमसी सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट पेश की, जिसमें आरोप है टीचर भर्ती घोटाला, राशन घोटाला और मनरेगा फंड में गड़बड़ी। बीजेपी का कहना है कि वोट बैंक की राजनीति के कारण बॉर्डर फेंसिंग तक के लिए जमीन नहीं दी गई और इसी वजह से घुसपैठी बढ़ी है। वो ये भी कहते हैं कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी राज्य में महिलाओं की स्थिति बेहतर नहीं हुई है, लेकिन यही से कहानी पलटती है। ममता बनर्जी इस पूरे नैरेटिव को बंगाल की अस्मिता से जोड़ती है। उनका कहना है बीजेपी एक आउटसाइड पार्टी है जो दिल्ली से बंगाल को कंट्रोल करना चाहती है, और वो सिर्फ राज्य की नहीं बल्कि केंद्र की सत्ता को भी चुनौती देती है। बीच में एक और बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है वोटर लिस्ट को लेकर। टीएमसी का आरोप है कि कुछ खास समुदाय के नाम जानबूझकर हटाए जा रहे हैं। वही बीजेपी सवाल उठाती है, अगर यह समस्या है तो फिर सिर्फ बंगाल में ही क्यों है? में कोई क्यों कंप्लेन नहीं आई है? वहाँ कम्युनिस्टों का शासन है। तमिलनाडु में कोई क्यों कंप्लेन नहीं आ रही है? वहाँ डीएमके का शासन है। एक ही जगह क्यों कंप्लेन आ? इस चुनाव में सिर्फ मुद्दे नहीं बल्कि बड़े चेहरे भी टकरा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी एक बार फिर ममता बनर्जी को सीधी चुनौती दे रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है, जो टीएमसी के वोट बैंक को नुकसान पहुंचा सकती है। वही असाउद्दीन ओवैसी भी मैदान में है, और वो बीजेपी और टीएमसी दोनों पर सवाल उठा रहे हैं। तो यह चुनाव अब सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं रही। ममता और मोदी की सेटिंग हो चुकी है कि दोनों यही चाहते हैं कि बंगाल में किसी भी तरीके से मुस्लिम माइनॉरिटी की इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप ना उभरे। ये लड़ाई है नैरेटिव की, जगहों की और पहचान की। जब बीजेपी करप्शन और कानून व्यवस्था की बात करती है तो ममता बनर्जी अपने काम गिनाती है। कन्या श्री, लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी, ऐसी योजनाएं जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है। और यही आकर असली सवाल खड़ा होता है, क्या बंगाल की जनता बदलाव चाहती है या फिर एक बार फिर ममता बनर्जी पर भरोसा करेगी? क्योंकि आखिर में चुनाव सिर्फ वोट से नहीं भरोसे से जीती जाती है। बंगाल फैसला करेगा कि उसे नैरेटिव चाहिए या भरोसा। आप सबका क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो थैंक यू सो मच, आप सब ने इस डॉक्यूमेंट्री को पूरे एंड तक देखा। आई होप कि ये डॉक्यूमेंट्री अच्छा लगा हो और ये मेरा कैसे एनालिसिस लगा। अगर आप लोग को कोई बंगाल से हो तो आप लोग कमेंट करो, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी कोई और अच्छा टॉपिक लेकर आए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे डॉक्यूमेंट्री को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे। और इस डॉक्यूमेंट्री में किस चीज़ का कमी लगा हो तो आप लोग कमेंट कीजिए ताकि उन चीज़ों को मैं और इम्प्रूव कर सकूं। मिलते हैं कोई अच्छा सा और टॉपिक लेकर, जब तक के लिए बाय बाय।